अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद करता हुआ भी दिखा। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था। अगर अमेरिका भारत की इसमें थोड़ी सी भी मदद करता तो पाकिस्तान को ये मदद मिलनी रुक सकती थी। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले टिका रहे। कितना भी ट्रंप कहते रहे कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, और मोदी जी कितना भी कहते रहे कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, भारत को अमेरिका से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो मोदी जी को पुरस्कार मिल रहा है, मोदी जी नेताओं से गले मिल रहे हैं, किसी के साथ झूला झूल रहे हैं, किसी के साथ बिरयानी खा रहे हैं, किसी को अपना दोस्त कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं आप अगली बार ट्रंप सरकार। ये सब दिखावटी बात है, ये विदेश नीति नहीं है। दरअसल देखा जाए तो मोदी जी के पास कोई विदेश नीति है ही नहीं कि भारत की सेना में 1,80,000 जवान कम है, वार इमरजेंसी भी नहीं है, और आप इमरजेंसी जैसे हालात बनाए हुए हैं, और अपने आप समर्थक चैनलों को आपने इतनी छूट दे दी है कि वो बड़े बड़े झूठ परोस रहे हैं। ऐसे झूठ जिनको झूठ बोलने वाला भी शर्मा जाता है, माफी मांगता है। बात मुझे नहीं लगता कि संसद में भी संसद का सत्र बुलाने में, जीएसटी में सरकार बड़ी आसानी के साथ संसद का सत्र बुला सकती है और 12 बजे रात तक चला सकती है, लेकिन इस सवाल पे संसद का सत्र चलाने से काफी हिला हवाला किया जाएगा। अब सर सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे है कि आप मुझे बेहतर बता पाएंगे कि इस नैरेटिव की लड़ाई में कौन हारा और कौन जीता। दोनों ही देश अपनी अपनी मीडिया में अलग अलग दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान बता रहा है कि ये पाकिस्तान की जीत है, वहां जश्न मनाया जा रहा है। भारत में कुछ लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यही रास्ता था, सीज फायर ही होना चाहिए था। नैरेटिव की लड़ाई थी, युद्ध तो शुरू नहीं हुआ था, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है सीज फायर, लेकिन हिंदी में इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, युद्ध विराम और संघर्ष विराम। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं हो रहा था, पाकिस्तान से एक तरह का संघर्ष चल रहा था। इसके अंदर जो सीमित था मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल तक सीमित था। दोनों में से किसी भी पक्ष ने एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया था। रक्षा सेनाओं का मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ था। आपको याद होगा जब संसद के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की रक्षा सेनाओं के मोबिलाइजेशन का हुक्म दिया था। उस हुक्म के मुताबिक सारे देश से जितने भी जहां जहीं फौजी जवान थे वो अपनी ड्यूटी पे चल दिए थे। 50-50, 100-100 ट्रकों के काफले जवानों को भरकर जाते हुए सड़कों पे हमने देखे थे। ट्रेनें थी, उनके ऊपर 50-50, 100-100 टैंक ले जाए जा रहे थे। मतलब वो एक ऐसा नजारा था जो कि सबको दिख सकता था। मतलब उस जब पूरी सेना मोबिलाइज होती है, सेना को जमा किया जाता है युद्ध के लिए, तो वो छिप नहीं सकता। जाहिर है, न तो पाकिस्तान में सेनाओं को मोबिलाइज किया गया था, न भारत में सेनाओं को मोबिलाइज किया गया था। इसका मतलब यह है कि न भारत के हुक्मरान चाहते थे कि युद्ध हो, न पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते थे युद्ध हो। लेकिन पहलगाम की घटना की प्रतिक्रिया में भारत ने जो 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, राफेल विमानों में, भारत के पास सबसे अत्याधुनिक विमान जो राफेल है, उसमें 2 तरह की मिसाइलें होती हैं, मैं उनके नाम अभी भूल रहा हूँ। उन मिसाइलों से 9 जगहों पर, उसमें 3 जगह पंजाब में थी और 4 जगह पंजाब में थी और बाकी जगह पर पाक अधिकृत कश्मीर में थी, वहां पर हमले किए गए। तो उससे पाकिस्तान की जो साख थी उसको बहुत जबरदस्त धक्का लगा। पाकिस्तान की फौज की साख को बहुत धक्का लगा। पाकिस्तान का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी साख को बहुत धक्का लगा। तो उन लोगों के लिए ये जरूरी था कि वो उसका कोई ना कोई जवाब देते ताकि अपनी जनता को दिखा सकें। तो उन्होंने भारत के ऊपर ड्रोन फेंके, ड्रोन चलाए, भारत के खिलाफ मिसाइलें चलाई। भारत के पास अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है भारत का। भारत ने उन तमाम चीजों को नाकाम कर दिया और अंततः इस मामले में, जहां तक अगर फौजी लिहाज से अगर देखें इस संघर्ष में, तो इसमें भारत की जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब संघर्ष विराम हुआ है उस दिन बहुत सुबह से ही भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के जो कुछ वो खासतौर से फौजी प्रतिष्ठान थे, खासतौर से फौजी हवाई अड्डे थे, उनके ऊपर जबरदस्त निशाने लगाए थे, जिससे पाकिस्तान काफी घबरा गया था। उसकी समझ में आ गया था कि ये युद्ध शुरू नहीं होगा और इस प्रकार के ड्रोन और मिसाइल संघर्ष में ही हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उन लोगों की तरफ से अमेरिका से संपर्क किया गया और अमेरिका पहले से ही उत्सुक था इसमें हस्तक्षेप करने के लिए। क्योंकि ट्रंप, आपको याद होगा कि ट्रंप को जब 100 दिन हुए थे शासन के, तो ट्रंप ने एक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य लोग आसानी से भुला देते हैं। वक्तव्य था, ट्रंप ने कहा था कि आई एम रनिंग द अमेरिका एंड आई एम रनिंग द वर्ल्ड। मैं अमेरिका को चला रहा हूं और दुनिया को चला रहा हूं। दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती
जिसमें ट्रंप हस्तक्षेप करना और उसका मध्यस्थ बनने की उनके अंदर महत्वाकांक्षा ना हो। वो भारत कश्मीर के सवाल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मध्यस्थता की इच्छा रखते हैं। अपने पिछले शासनकाल में ट्रंप ने ये वक्तव्य दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे प्रस्ताव दिया है कि मैं मध्यस्थ बनूं, जो कि बात गलत थी। बाद में भारत के विदेश मंत्री ने ट्रंप की इस बात का खंडन कर दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया। आज स्थिति बदल चुकी है। आज ट्रंप अगर मध्यस्थता की इच्छा रखते हैं और उसे व्यक्त करते हैं तो भारत उसका खंडन करने की स्थिति में नहीं है। हालत ये है क्योंकि भारत ट्रंप के पहले शासनकाल में भारत इस तरीके से अमेरिका परस्त नहीं था। आज पाकिस्तान घोषित रूप से अमेरिका परस्त है और भारत बिना घोषित किए हुए अमेरिका परस्त है। अमेरिका जो कहेगा ना उसे पाकिस्तान टाल सकता है ना उसे भारत टाल सकता है। ये व्यवहारिक स्थिति है। मीडिया पे कुछ भी कहा जाए, डीएं कितनी बीमारियां हैं, व्यवहारिक स्थिति यही है। नहीं, बट सर इसमें एक सवाल, ऐसी हालत में दोनों ही पक्षों ने अपने अपने जो संघर्ष के प्रयास थे उसमें अपना अपना प्रचार किया, अपनी अपनी दावेदारियां की। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा जो आकलन है वो आकलन ये है कि इस संघर्ष में भारत का हाथ पाकिस्तान के मुकाबले भारी रहा, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि दोनों देशों की जो फौजी क्षमता है, फौजी तैयारी है और भारत की सेना का जो एक प्रोफेशनल पेशेवर किरदार है और पाकिस्तान की सेना तो काफी रेडिकलाइज हो चुकी है, काफी उसमें इस्लामी तत्व जो है, खुद उनके सेनापति हैं जनरल आसिम मुनीर, बिल्कुल उनको मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है। वो अलग तरह की, उतनी प्रोफेशनलाइज नहीं है, इतनी भारत की सेना प्रोफेशनलाइज है। तो चूंकि सारा मामला सेना के हाथ में था इसलिए भारत का हाथ उसमें काफी हावी रहा। और मैं ये मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां तक नैरेटिव का सवाल है उस नैरेटिव में भारत पाकिस्तान से आगे है उस नैरेटिव, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने इशाक डार ने जब ये कहा कि अगर भारत रुक जाए तो हम भी रुकने को तैयार हैं, हम और तबाही नहीं चाहते, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने भारत को भी बहुत नुकसान पहुंचा। ये सब बातें उन्होंने नहीं कही थी। ये अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है कि हमने कड़ा जवाब दिया और हम इसको विक्ट्री डे बनाएंगे, सेलिब्रेशन डे बनाएंगे, ये सब आफ्टर थॉट है, ये बाद में सोची हुई बातें हैं, क्योंकि हर देश को अपनी जनता को दिखाने के लिए इस प्रकार की शेखी बघारनी पड़ती है। भारत को इस प्रकार की शेखी बघारने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए भारत में कोई विक्ट्री डे नहीं मनाया जा रहा, कोई सेलिब्रेशन डे नहीं मनाया जा रहा है भारत में। तो भारत इस मामले में ज्यादा संयमित और ज्यादा परिपक्व देश के रूप में इस पूरे संघर्ष में उभरा है। इस बात को हम सभी को मानना चाहिए। अब आगे लेकिन साथ में अमेरिका के दबाव में भी भारत में है, ये भी मैं मानूंगा। अब दोनों देशों के बीच में मीटिंग होनी है, वो मीटिंग किस स्तर की होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। पहले अमेरिका का प्रस्ताव ये था कि एक किसी तटस्थ स्थान पे, तटस्थ जगह पे मीटिंग होनी चाहिए। भारत ने अभी तक इस बात का खंडन कर रहा था, लेकिन अब भारत उस बात को चुप्पी साध गया है। अब देखिए क्या होता है। अब ये सब चीजें अमेरिका तय करेगा। एक जमाने में जब अमेरिका के मुकाबले सोवियत संघ था, ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी, आपको याद होगा। 65 का ताशकंद सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी। अब अमेरिका घोषित या अघोषित रूप से, मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता होगा उसमें अमेरिका ही मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। ओके, सवाल ये सर है, कल से जो मैं लोगों की नैरेटिव देख रहा हूँ, सोशल मीडिया देख रहा हूँ, उनका कहना ये है कि भले ही अमेरिका ने मध्यस्थता कराई हो, अमेरिका बीच में आया हो, लेकिन परसेप्शन ऐसा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान बराबर के मुल्क हैं। ऐसा परसेप्शन गया है कि क्योंकि अमेरिका ने ये ट्वीट किया, ट्रंप ने ये ट्वीट करके बोला कि हमने दोनों देशों से बात कर ली है, दोनों देश मान गए हैं। तो उस परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को उतना वजूद वाला दिखाया जितना कि वो नहीं था। दूसरा एक और कि भारत के साथ कोई भी देश खुलकर खड़ा नहीं हुआ। कल रात को आपको ध्यान होगा जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद चाइना का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उससे पहले टर्की हो या फिर और भी कई सारे देश हैं जो खुल के पाकिस्तान के समर्थन में आए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल उनको धन्यवाद भी कहा। तो भारत के साथ ना तो रशिया उस तरीके से खड़ा दिखाई दिया, ना ट्रंप उस तरीके से खड़े दिखाई दिए, बाकी के मुल्क भी भारत के साथ ऐसे खड़े नजर आए नहीं इस स्थिति में। क्या कहते हैं आप? देखिए, जहां तक मैं देखता हूं, रूस ने भारत का इस मामले में, इस संघर्ष में समर्थन किया।
नहीं, हमें मतलब समर्थन इससे किया। जी नहीं, मैं जी समर्थन किया। मैं कह रहा हूं कि खुल जी के साथ खड़ा होने वाली जो बात होती है ना, कि जिस तरीके से चाइना ने बोला उस तरीके से नहीं कहा उन्होंने। इजराइल हाँ, आया ये था, बात इजराइल सही ने है। ये बात सही है कि दुनिया की जो 3 बड़ी ताकतें हैं, रूस, चीन और अमेरिका, उसमें नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे रूस आता है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जी जितनी चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी है। उसमें जी चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था, हाँ अमेरिका दोनों के साथ था। अमेरिका ने हम्म, खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं पीठ पीछे पाकिस्तान की मदद करता हुआ भी दिखा। राइट अगर अमेरिका नहीं चाहता तो जो अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ने हाँ शुक्रवार के दिन पाकिस्तान को 2.25 अरब डॉलर का जो कर्ज स्वीकृत किया, उसमें 1 अरब डॉलर तो नगद है, बाकी हम्म, एक्सटेंडेड हेल्प के तौर पर, एक्सटेंडेड एड की तौर पर है। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को नहीं देता। भारत ने राइट इसका विरोध किया था। भारत उसकी बोर्ड की मीटिंग में, मॉनेटरी फंड की बोर्ड की मीटिंग में एब्सटेंड रहा, क्योंकि उसमें बोर्ड की मीटिंग में वोटिंग का नियम है कि आप किसी भी चीज के किसी प्रस्ताव के खिलाफ आउटराइट वोटिंग नहीं कर सकते। राइट आपको वहां पर तर्क देना पड़ेगा, आउटराइट वोटिंग करने का नियम नहीं है। इसीलिए भारत ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया और अपना विरोध जताकर वो बाहर चला गया, उससे वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। अगर अमेरिका भारत की इसमें थोड़ी सी भी मदद करता तो पाकिस्तान को ये मदद मिलनी रुक सकती थी। ये मदद मिलनी रुक जाती तो पाकिस्तान की आर्थिक रूप से पहले से ही टूटी हुई कमर है और पूरी तरीके से कमर टूट जाती। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं होने दिया। उधर चीन ने, जो संयुक्त राष्ट्र की जो एक मॉनिटरिंग टीम है, इसको एमटी कहा जाता है, जो आतंकवादी संगठनों की सूची बनाती है, उस सूची में रेजिस्टेंट फ्रंट को, टीआरएफ को शामिल करने का पाकिस्तान का तर्क मान लिया और उसमें राइट चीन ने उसकी मदद की। उल्टे पाकिस्तान ने टीआरएफ को उसमें शामिल नहीं होने दिया और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बीएलए है, उसको उसमें जुड़वा दिया। उल्टा उसमें जुड़वा दिया। तो स्थिति यह है कि अमेरिका खुल के भारत का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन लेकिन समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले टिका रहे। हाँ, बिल्कुल इसीलिए ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाए कि भारत उसको एक दिन रौंद दे। हाँ जो दक्षिण एशिया में जो शक्ति संतुलन है, उस हाँ शक्ति संतुलन में अमेरिका नहीं चाहता कि चीन पाकिस्तान को पूरी तरीके से ले उड़े राइट और उसके मतलब उस अमेरिका का प्रभाव भी उसमें रहे पूरी तरीके से। हाँ, वो साफ साफ दिखता है सर, क्योंकि जब अगर अमेरिका यही कह देता कि आतंकवाद का जो भी समर्थन करेगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, इतना ही मेरे ख्याल से स्टेटमेंट काफी था। लेकिन अमेरिका बिल्कुल नहीं बोला। लास्ट में उन्होंने आके दोनों देशों से बिल्कुल नहीं बात बोला। करके ट्रम्प के वक्तव्य तो साफ बताते हैं कि दक्षिण एशिया में वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान को एक प्रति संतुलनकारी, एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स के तौर पे अभी भी देखता है। हाँ, और और इसमें इसके लिए वो चीन, भारत, पाकिस्तान के ऊपर जितना एक्सटर्नल डेट है, जितना विदेशी कर्ज है, उसका 5वां हिस्सा चीन का दिया हुआ है। और उस हाँ कर्ज को उतारने के लिए और उस बैलेंस पेमेंट की सर्विस करने के लिए अमेरिका उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से डॉलर दिलवा रहा है, अरबों डॉलर दिलवा रहा है उसको। ये 27 अरब डॉलर की पाकिस्तान को धीरे धीरे करके आईएमएफ से 27 अरब डॉलर मिल रहे हैं। कितनी बड़ी रकम है ये। हाँ पहले कई किस्तें मिल चुकी हैं, अब ये नई किस्त उसको मिली है। तो ये जो अमेरिका खेल रहा है, इससे बिल्कुल तय होता है कि कितना भी ट्रम्प कहते रहे कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, और मोदी जी कितना भी कहते रहे कि ट्रम्प हमारे दोस्त हैं, दरअसल भारत को अमेरिका से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप एक बात बताइए सर कि इसमें आप इस पूरे सिनेरियो में जो तनातनी चली भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें आप कहीं ना कहीं विदेश नीति का भी कुछ फेलियर देखते हैं कि इतने देशों को आपने साधा, आप हर लगभग मुल्क गए, आपको वहां का सर्वोच्च पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री को, और हर मुल्क ने उस समय तो ये दिखाया कि नहीं भारत से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, जैसा कि हमने ट्रम्प का उदाहरण दिया। लेकिन ट्रम्प के साथ साथ बाकी जो कंट्रीज हैं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ इजराइल को छोड़ के किसी ने नहीं खुल के समर्थन भारत का किया। तो क्या ये दोबारा से अपनी विदेश नीति पर काम करने की भी जरूरत है कि इस मुसीबत के दौर में देखिए, सब जो मोदी जी को पुरस्कार मिल रहा है, मोदी जी नेताओं से गले मिल रहे हैं, किसी के साथ झूला झूल रहे हैं, किसी के साथ बिरयानी खा रहे हैं, किसी को अपना दोस्त कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं आप अगली बार ट्रम्प सरकार, ये सब दिखावटी बातें, ये सब फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं। ये विदेश नीति नहीं है।
मैं इस बात को बार बार हर मंच पे कहता रहा हूं और लिखता रहा हूं कि भारत की विदेश नीति बहुत कमजोर है, और भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल दुनिया में अपनी हैसियत को बढ़ाना है, केवल डींगे नहीं मारनी है, केवल शेखी नहीं बघारनी है, तो उसे विदेश नीति के ऊपर विदेश नीति की जो डॉक्ट्रिन है उनकी, उस डॉक्ट्रिन पे पुनर्विचार करना होगा। दरअसल देखा जाए तो मोदी जी के पास कोई विदेश नीति है ही नहीं। आप देखिए ना, भारत मोदी जी के पास कोई एंटी टेररिस्ट पॉलिसी नहीं है, आज तक नहीं है। भारत किसी मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्रियों के पास भी नहीं रही। मतलब ईमानदारी की बात कहा जाए, भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है, लेकिन आपने आतंकवाद के खिलाफ कोई नीति नहीं बनाई है आज तक। अभी जो कहा आखिरी दिन जो बात कही गई कि अगर भारत पे कोई आतंकवादी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे, इसको आप कह सकते हैं कि आतंकवाद विरोधी नीति बनने की एक शुरुआत है। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत समय लगेगा। भाई, अब बांग्लादेश के जरिए कुछ आतंकवादी हमला हो गया तो क्या आप बांग्लादेश पे चढ़ दौड़ेंगे? राइट, क्या करेंगे आप? क्योंकि बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ है। जब से वहां पे मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री हवाई जहाज जो है ढाका हवाई अड्डे पर लगातार उतर रहे हैं। उनमें से ट्रेनर्स उतरते हैं जो बांग्लादेश की मिलिट्री को, बांग्लादेश की जासूसों को, उनकी खुफिया संस्थाओं को, इन सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पर। तो इस वक्त बहुत अच्छे संबंध हो गए हैं, मधुर संबंध हो गए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। राइट, ये स्थिति है। तो भारत के सामने बहुत बड़ा डर ये है, आप सोचिए हमारी विदेश नीति कितनी कमजोर स्थिति में है। बहुत बड़ा डर ये है कि कोई पूर्वी मोर्चा ना खुल जाए। चीन पहले से ही लद्दाख में और दूसरी जगहों पे हमारी जमीन दावे हुए हैं। और आप देखिए, नेपाल चीन समर्थक है, बर्मा चीन समर्थक है, और जो श्रीलंका हो गया, श्रीलंका भी चीन समर्थक है। हाँ, श्रीलंका चीन समर्थक है। पाकिस्तान इधर हो ही गया। पाकिस्तान चीन समर्थक है, खराब ही है। बांग्लादेश भी उधर ही हो गया। जी, ये स्थिति जो है ना, वो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक है। अगर बांग्लादेश और चीन ने मिलकर पूर्वी मोर्चा खोल दिया तो जो सेना आज पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी और विशाल लगती है, वो सेना आपको कमतर मतलब अपर्याप्त लगने लगेगी। क्योंकि फिर तो आपको अपनी ताकत बांटनी पड़ेगी ना। भारत की सीमा भी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की सीमा तो इतनी बड़ी भी नहीं है। पाकिस्तान के पास करीब 6.75-7 लाख सैनिक हैं। तो पाकिस्तान की छोटी सीमा के मुताबिक वो सैनिक काफी है उसकी सीमा तैनाती के लिए। लेकिन भारत की सीमा तो बहुत बड़ी है, और भारत को अगर पश्चिमी मोर्चे की बजाय पूर्वी मोर्चे पे भी तैनाती करनी पड़ी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। हमें लगने लगेगा कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी हमें और भर्ती की जरूरत है। इधर अग्निवीर वाली ये नीति जो अपनाई गई है, उसकी वजह से भी भारत में जो फौज की भर्ती जो है वो कमजोर हुई है। कोविड से ही जो समर्थक हैं, मोदी सरकार के बड़े समर्थक हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी, वो चिल्ला कर टीवी पे कहते रहे हैं कि भारत की सेना में 1,80,000 जवान कम है। आप देखिए ना, क्योंकि जनरल बख्शी ने ये बात कही थी, इसका मोदी सरकार बुरा मान गई, तो किसी भी टीवी चैनल पे इस बार जनरल बख्शी को बुलाया ही नहीं गया। क्योंकि जनरल बख्शी ने ये बात कह दी, इसलिए जनरल बख्शी जो खुलकर इस सरकार की और मोदी जी की तारीफें करते थे, उनको इस पूरे संघर्ष के दौरान में एक बार भी उनको बुलाया ही नहीं गया कहीं भी। वरना और कोई बात होती तो वो हर जगह दहाड़ रहे होते। राइट। मतलब ये आप इससे देख सकते हैं। अब अच्छा, जो मोदी सरकार की निंदा हो रही है, जो बहुत ही कट्टर दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पर, उनका नाम लेने की यह जरूरत नहीं है, जिनके बारे में साफ तौर पर कहा जाता है कि वो उनको कहीं से मासिक आमदनी होती है तगड़ी, और वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी जगह पे बैठे हुए गालियां बकते रहते हैं और हवा बनाते रहते हैं। ये लोग बहुत कट्टरपंथी लोग हैं। अगर मोदी सरकार तो उतनी कट्टरपंथी नहीं हो सकती, उसको तो सरकार चलानी है, मन में कितना भी कट्टरपंथ भरा हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो आपको सरकार चलानी होगी। तो ऐसे में कई बार मोदी सरकार की आलोचना निंदा भी करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत छोटी संख्या में है। जब चाहती है मोदी सरकार इनका इस्तेमाल करती है, जब चाहती है तो इनकी बात को नजरअंदाज करती है। मैं एक और सवाल आपसे, हाँ जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जो बात बोली कि बख्शी के साथ, जीडी बख्शी के साथ जो हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब सरकार को ये भी समझना चाहिए कि विरोध करना सरकार का या सवाल पूछना
कोई देश विरोधी हरकत नहीं है। आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूब चैनल बंद किए गए, कई सारों को स्ट्राइक भेजी गई, लेकिन सरकार ने उन मीडिया घरानों को कुछ नहीं बोला जिन्होंने कराची पोर्ट पर हमला करवा दिया था, जिन्होंने इस्लामाबाद में कब्जा करवा दिया था। अगर आपको भ्रामक खबरों के खिलाफ ही एक्शन लेना था तो फिर आपको टीवी चैनल्स के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि सरकार ने इसमें कुछ सबक सीखा है। देखिए, जो 4 PM है उसके नेशनल चैनल को बंद किया गया जी। 13 तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है, 13 तारीख को इस पर विचार किया जाना था, सरकार को जवाब दाखिल करना था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आपने वही क्यों बंद किया। उससे पहले ही कल 4 PM को चालू कर दिया गया जी। मतलब अचानक 4 PM के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था वो हट गया उसमें। यानी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो मुकदमा डाला है उस मुकदमे का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसका मतलब सरकार ने वाजपेयी का भी आ गया चैनल, उनका भी चैनल आउट किया गया था। सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी इस नीति पे पुनर्विचार किया होगा। तो सरकार पुनर्विचार की प्रक्रिया में है, क्योंकि आप इस तरीके से जो चैनल है उनको बंद नहीं कर सकते। अगर आप बंद करेंगे तो फिर उनका प्रतिरोध होगा। अब जैसे कि देश के बहुत मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट हैं परवीन सानी। तो परवीन सानी ने 11 मिनट का एक वीडियो बनाया था जो कि वायर के ऊपर चलाया गया, जिसमें वीडियो में उन्होंने बताया था कि भाई कि पाकिस्तान का जो दावा है कि उसने भारत के 5 विमान गिरा दिए हैं, लड़ाकू विमान गिरा दिए, उसमें 2 राफेल भी हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। भाई उनका अपना दृष्टिकोण है और उनके पास तथ्य हैं, आंकड़े हैं, अनुभव है, एक विश्लेषण क्षमता है। वो बात बताते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बात समझ में आती है, उनके पास तकनीकी योग्यता भी है। मैं मानता हूं मेरे अंदर नहीं है डिफेंस मामलों में इतनी तकनीकी आई एग्री। तो वो ऐसे लोग जब रहते हैं तब लोगों को सही बात पता लगती है। ये बात सही है कि हर सरकार लोगों को सही बात पता लगे इसमें रुकावट डालती है। कोई भी सरकार हो, हर सरकार, मोदी सरकार ने इसमें चैंपियनशिप हासिल कर रखी है, वो बहुत ज्यादा रुकावट डालती है। लेकिन ये इनकी समझ में आ गया होगा कि इनकी सीमाएं क्या हैं इस रुकावट की। भाई आपने 4 PM को आपने अदालत में जाने से पहले आपको जारी करना पड़ा, पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल भी आपका जारी करना पड़ा। उसके बाद में आपने परवीन सानी के एक वीडियो को रोका, लेकिन करण थापर ने उनका इंटरव्यू लिया तो वो वीडियो पूरा दिखाया गया, वो नहीं रोका गया वीडियो। इसी तरह नजम सेठी के साथ में करण थापर ने जो इंटरव्यू लिया, जिसमें नजम सेठी ने पाकिस्तान का पक्ष रखा, जिसमें नजम सेठी ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में बच्चा कह रहा है कि हमने 5 विमान गिरा दिए, पाकिस्तान का सारा मीडिया कह रहा है। तो ये सब बातें कहीं उन्होंने मतलब नजम सेठी ने तो ये तक कहा कि जिन ठिकानों को आप कहते हैं कि वो आतंकवादियों के अड्डे थे और हमने उनको गिराया, उन्होंने कहा ये 12-13 साल पुरानी बात है, तब वो आतंकवादियों के अड्डे हुआ करते थे। अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं, अब उस तरीके से आतंकवादी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती। उन्होंने नहीं कहा कि आतंकवादी ऑपरेट नहीं करते पाकिस्तान में, उन्होंने कहा उनका ऑपरेट करने का तरीका बदल गया है। जिन जगहों को आप बता रहे हैं कि वो आतंकवादियों के अड्डे थे और हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, मतलब जो है ये बातें, ये दावे ठीक नहीं है, ये उन्होंने नजम सेठी ने कहा। नजम सेठी का अपनी दृष्टि है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र की खूबी ये होती है कि उसमें तरह तरह के विचार आए। और अब देखिए, जो भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध में भारतीय सेनाओं को पराजय मिली थी, तो उसके ऊपर जो चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं को दबाने के लिए तो कभी भारत सरकार ने कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की। अच्छा, आपने युद्ध भी नहीं छेड़ रखा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा औपचारिक युद्ध छेड़ दिया जाता तो एक वार इमरजेंसी लग जाती, तब हम बात समझ सकते थे। वार इमरजेंसी भी नहीं है और आप इमरजेंसी जैसे हालात बनाए हुए हैं, और अपने आप समर्थक चैनलों को आपने इतनी छूट दे दी है कि वो बड़े बड़े झूठ परोस रहे हैं, ऐसे झूठ जिनको झूठ बोलने वाला भी शर्मा जाता है, माफी मांगता है बाद में। यानी इन चैनलों ने झूठ बोले और उसके बाद माफिया मांगी। सर, कई यूट्यूब चैनल्स ने जो प्रो बीजेपी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कई स्टेटमेंट चलाए कि हमारे AI जनरेटेड की हमारे प्लेन मार के गिरा दिए गए हैं। इनफैक्ट वही वीडियो बीजेपी के खुद के हैंडल से ट्वीट हुआ, जो नैरेटिव बना, बाद में बीजेपी ने उसको डिलीट किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कार्रवाई इसी तरीके से करनी है कि गलत खबरें मत फैलाओ, भ्रामक खबरें मत फैलाओ, तो फिर आपको पक्ष में भी करना होगा और विपक्ष में भी करना होगा। आप एक तरफ ये कि दुनिया में मीडिया इतने तरह का हो गया है और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया दोनों हमारे पास उपलब्ध है इंटरनेट के जरिए। जो संचार क्रांति हो चुकी है, पुराना जमाना नहीं रहा जिसमें केवल दूरदर्शन होता था। संचार क्रांति हो चुकी है। अगर एक तरफ से आप झूठ परोसेंगे, दूसरी तरफ से सच आ जाएगा और फिर दोनों में टकराव होगा। लोग अपने आप सोचेंगे कि भाई दोनों में सच क्या है, झूठ क्या है। तो आप ये बहुत देर तक नहीं कर सकते। राइट।
अच्छा, मुझे आपसे 2-3 चीज़ें और फटाफट जाननी है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, बहुत अच्छी बात है, हम सभी चाहते थे कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान हम नहीं लोगों है। को संघर्ष विराम कहना चाहिए, युद्ध था ही नहीं। संघर्ष, हाँ, युद्ध हुआ ही नहीं था, संघर्ष हाँ, विराम हुआ है। मैं आपसे ये जानना कॉन्फ्लिक्ट चाहता था, हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट था, राइट, वार नहीं था। ये टीवी पे जो कहा जा रहा है कि सायरन बजाए जा रहे हैं, टीवी तो कई बार तो खैर टीवी पे इतने सायरन बजते थे, हमें लगता है कि हमारे अपार्टमेंट के बाहर सायरन बज रहा है। फिर मैं देखता था नहीं, सायरन तो टीवी स्क्रीन से आ रहा है। मतलब राइट, बेकार राइट, में लोगों को डराया जा रहा है पूरी तरीके से। राइट। मतलब तो जो लोग सीमाई इलाकों में रहते हैं, उनका डरना तो जायज है, क्योंकि उनको तो लगातार पाकिस्तान की गोलाबारी का सामना करना हाँ, पड़ रहा है, ड्रोन का सामना करना पड़ रहा है, मिसाइलों का हुँ, सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग क्यों डरे? उनको भी डराया जा रहा है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए अब, और आके वो बताएँ जितने भी इंसिडेंट हुए हैं 22 अप्रैल से कल तक, उन पर सभी पर चर्चा होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस अब ये सवाल पूछेगी कि वो आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने हमला किया था? आपने अमेरिका के कहने पे क्या सीज़ फायर किया है? क्या हमारे जो निर्दोष लोग मारे गए उनका हम उनके बारे में आपका क्या कहना है? कितने लोग शहीद हुए? क्या जो खबरें आई राफेल को लेके वो सच थी या नहीं थी? ये सब सवाल अब उठेंगे, तो क्या सरकार इनका जवाब देगी या फिर खामोशी रहेगी? देखिए, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि चीजों का इन सवालों का जवाब न देना पड़े। जी, मुझे नहीं लगता कि संसद में भी संसद का सत्र बुलाने में, जीएसटी में सरकार बड़ी आसानी के साथ संसद का सत्र बुला सकती है और 12 बजे रात तक चला सकती है। लेकिन इस सवाल पे संसद का सत्र चलाने से काफी हीला हवाला किया जाएगा। जी, अच्छा, अभी तक तो चूंकि दोनों देशों के बीच में फौजी टकराव चल रहा था, इसलिए विपक्ष ने खुलकर कहा कि भाई हम आपके साथ हैं। हाँ दो जी, दो जो सर्वदलीय सभाएं हुई, मीटिंगें हुई, उनमें कहा हम आपके साथ हैं। अब विपक्ष ने कहा फिर से आप एक सर्वदलीय मीटिंग, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और राइट। उसके अंदर सारी बातें बताइए। उसमें विपक्ष हुँ, अपनी मांगे भी रखेगा, क्योंकि अब तो वो हाँ, परिस्थिति नहीं रही, सहयोग की स्थिति की अब जरूरत नहीं है। हाँ, विपक्ष ने साफ कह दिया है, जब पाकिस्तान के साथ आपका टकराव होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सुरक्षा सेनाओं के साथ, सशस्त्र सेनाओं के बलों के साथ खड़े हुए हैं, सेनाओं के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद में, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा अब तो जो सामान्य राजनीति है वो चलेगी और सरकार हुँ, के साथ सवाल पूछे जाएंगे। हम सब लोग भी सरकार से सवाल पूछेंगे, विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछेगा, और क्यों नहीं हुँ, पूछे जाने चाहिए। भाई, बिल्कुल। कितने लोग हताहत हुए हमारे, हुँ, आपके ख्याल से वहां पे दूसरी तरफ कितने लोग हताहत हुए? उनके राइट, दावे ये हैं, आपके दावे ये, हर एक चीज को तौला जाएगा। हाँ, और जो अमेरिका परस्ती है, इसकी भी चर्चा होगी। हुँ, भाई, किस तरीके आपका का रोल है? अमेरिका का राष्ट्रपति मूर्खतापूर्ण अंदाज में कह रहा है कि 1500 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर संघर्ष हाँ, चल रहा है। ये क्या है? र इसका भारत ने आज तक ये भी नहीं कहा कि भाई कम से कम शर्म करो इस प्रकार की बेवकूफी की बात करते हुए। हुँ, 1500 साल पहले क्या हालत थी दुनिया की? डेढ़ राइट, हजार साल पहले तो खुद अमेरिका ही नहीं था, अमेरिका का ही हाँ, वजूद नहीं था वहां पर। 1500 हाँ, साल राइट, पहले अमेरिका में इंका, माया और अज़टेक सभ्यताएं थी वहां पर, हुँ, जिनको मार के और समूल नाश करके ये सब पूरा अमेरिका और स्पेन वगैरह और ये पूरा जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका बनाया गया है। हुँ, राइट। तो अब आप अब मतलब इस पूरे संघर्ष को जिस तरीके से आपने देखा होगा, मुझे आप ये बताइए कि जो जो लोग ये चाह रहे थे, या अभी भी कुछ लोगों के मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं, उनका कहना ये है कि कहीं न कहीं हमने सरेंडर कर दिया है। हमने कई बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये रहा कि हम मान जाएँगे अगर पाकिस्तान मान जाए, लास्ट में वही हुआ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना कहते थे, बोलते थे कि सरकार है जो काम नहीं कर पा रही है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, अमेरिका की हम मदद क्यों लेते हैं, अमेरिका कौन होता है? क्या ये बयानबाजी ज्यादा प्रधानमंत्री की इस वजह से लोग अब ये बोल रहे हैं कि हम पीछे हट गए हैं? क्योंकि आपके देखिए, हिसाब से बहुत अच्छी मोदी जी अतीत में बहुत डींगे मारते रहे हैं, इसलिए उनको फेकू राइट, भी कहा जाता था। मोदी हाँ, का नाम फेकू भी था। अब तो राइट, लोगों ने फेकू कहना बंद कर दिया, एक जमाने में उनको फेकू कहा जाता था। तो वो हाँ जी, हाँ, फेंकते रहे हैं, डींगे मारते रहे हैं, 56 इंच का सीना वगैरह इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। हुँ, इसलिए जाहिर है कि उनसे जब उन्होंने इस तरह की डींगे मारी हैं, तो उनसे इसी तरह की उम्मीदें की जाएंगी। राइट, भाई, आपने कहा हम पाकिस्तान, उम्मीद की जाएंगे आपने पाकिस्तान को 4 हिस्सों में क्यों नहीं तोड़ा? अच्छा, हाँ, आपका समर्थक जो मीडिया है वही ये सब चिल्ला रहा है, हाँ, मीडिया भी तो यही चिल्ला रहा है। तो जाहिर है हाँ, कि उनसे ये सब मांगे की जाएंगी। उनसे उन्होंने जो जिन जिन शक्तियों को
बेलगाम किया है, वो शक्तियां एक दिन आपके खिलाफ भी बोलेंगी। वही हो रहा है। लेकिन ये गैर गंभीर किस्म की बातें हैं। कोई किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की विदेश नीति, किसी भी देश की रक्षा मंत्री, रक्षा नीति इस प्रकार की बातों के आधार पर नहीं बनाई जा सकती। देखिए, ये एक हकीकत है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। राइट। उसको एक जमाने में सोवियत संघ काउंटर बैलेंस करता था, वो सोवियत संघ अब रहा नहीं है। धीरे धीरे चीन एक दूसरे ध्रुव के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी चीन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ था। जी। ऐसी स्थिति में अमेरिका की बात कुछ तो आपको माननी पड़ेगी, लेकिन आपको होशियारी इसमें है कि आप अमेरिका से भी अपनी कुछ बातें मनवाएं। हाँ, राइट। हाँ, आप तो अमेरिका से कुछ भी नहीं मनवा पा रहे। टैरिफ भी पूरा कार्टून छपा है हेमंत, एक कार्टून छपा है, बहुत अच्छा कार्टून छपा है। इसमें ट्रम्प ये कह रहे हैं कि एस्केलेट सो दैट आई कैन कैरी ऑन माई ट्रेड वार पीसफुली। राइट। आप अपना युद्ध बंद कीजिए ताकि हम अपना युद्ध चलाते रहें। वो दूसरा उनका स्टेटमेंट भी आया है ट्रंप का कि दोनों देशों ने अच्छा कदम किया, हम दोनों के साथ व्यापार करेंगे। वो अपना व्यापार देख रहे हैं। हाँ, तो वो अपना वो उस मोड में लगातार रहते हैं और वो जाहिर है उनके पास ताकत है। उन्होंने पाकिस्तान पर भी दबाव डाला, हिंदुस्तान पर भी दबाव डाला और दोनों को उनके दबाव के सामने झुकना पड़ा। इसमें कोई शक की बात नहीं। राइट। ठीक है, तो कुल मिला के अब आपको क्या लग रहा है, ये जो संघर्ष विराम हुआ, इस पर सोशल मीडिया पे दो तरीके की बातें हो रही हैं, सवाल भी लोगों के दो तरीके के चल रहे हैं। दीर्घकालिक आपको क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इस पूरे सिनेरियो से क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला है, या विपक्ष अगर इसको सही तरीके से पेश करे तो क्या ये चुनावी मुद्दे बन सकते हैं? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान जिस तरह से वो पहले आचरण करते थे वैसा आचरण न करके थोड़ा सा उनका आचरण दबा हुआ रहा है प्रधानमंत्री। जैसे उन्होंने राष्ट्र के नाम कोई संदेश प्रसारित नहीं किया, मन की बात में कुछ कहा था, कुछ बिहार की रैली में कहा था, लेकिन वो चाहते, जिस वक्त पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था उस वक्त हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कम से कम 2-3 बार देश के सामने, लेकिन जो कुछ हुआ वो जो विदेश सचिव थे हमारे विक्रम मिस्त्री, उन्हीं के जरिए सारी बातें हमें मिली। राइट। कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी दिखाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि हम हिंदू मुसलमान एकता के पक्ष में हैं, कोई पाकिस्तान मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, इसीलिए कर्नल कुरैशी को एक महिला मिलिट्री ऑफिसर को पेश किया गया, व्योमिका सिंह और कुरैशी आई थी। हाँ, व्योमिका सिंह को और उनको पेश किया गया। तो वो एक अलग तरीके से उन्होंने अपने आप को अपना काम किया है, जैसा आमतौर पर करते थे उससे थोड़ा भिन्न तरीके से इस बार किया है। अब इसके अंत में परिणाम क्या होंगे ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मीटिंग होगी उसमें क्या तय होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा है कि हम एक्ट ऑफ वार समझेंगे किसी भी आतंकवादी हमले को, है, तो उसको करने उसकी नीति क्या होगी भाई? एक्ट ऑफ वार आप किस तरीके, उसका जवाब कैसे देंगे आप? उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। वो प्रोटोकॉल अभी बना नहीं है, अभी तो एक दिन 24 घंटे पहले ही ये घोषणा हुई है नीति की। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि विपक्ष अपनी राजनीति कैसे चलाता है, इन सबसे तय होगा कि इनका विशुद्ध राजनीतिक फायदा किसको होगा। इसमें मोदी जी को राजनीतिक लाभ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। राजनीतिक लाभ हो सकता है कि 3-4 महीने बाद जब सारी परिस्थिति सामान्य हो जाए तो लोग फिर से महंगाई, बेरोजगारी और गवर्नेंस के मुद्दों पर लौट आएंगे। नहीं, वो तो आएंगे। देखिए, ये मैं पर्सनली कह सकता हूं क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, समझा है कि लोग इस युद्ध में वापस बोल रहा हूं, संघर्ष विराम को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। वो इसको चर्चाओं में नहीं लेंगे कि मोदी जी ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया। वो अभी से बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को मोदी जी भी समझते हैं और उन्होंने जो उनका रवैया, देखिए मोदी जी की एक ही छवि तो इस दौरान आई कि वो अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, तीनों CDS और तीनों सेनाध्यक्ष और IB और रॉ के अफसरों के साथ बैठ के एक बातचीत कर रहे हैं। यही तस्वीर बार बार दिखाई जाती रही। राइट। और ये बातचीत भी तब उनकी शुरू हुई जबकि 9:30 बजे सुबह पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फोन किया कि भाई हम संघर्ष विराम करना चाहते हैं। तब ये मीटिंग शुरू हुई।
इस मीटिंग का लब्बो लबाब ये निकला कि संघर्ष विराम किया जाए, लेकिन अगर आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वार माना जाए, ये दो बातें इसमें निकली। तो वही सब चीजें दिखाई गई। बाकी आप देखिएगा वो टीवी वी पे ज्यादा प्रकट भी नहीं हुए। हाँ, राइट। अब देखिए वो कितनी, आप कौन सी डींगे मारते हैं, ये देखने वाली बात है। विपक्ष उनका कैसे उनकी पोल खोलता है, ये सब देखने वाली बात। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस था। दोबारा आपसे फिर जुड़ा जाएगा किसी, अब अगर मीटिंग होती है भारत पाकिस्तान की, कौन कौन वहां जाता है, क्या निर्णय होते हैं, क्या फैसले होते हैं, उन पर अपन फिर से एक बार लाइव करेंगे। थैंक यू सर। ओके।